का सद दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात रखने से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के विकास के हित में इन मांगों को सदन में रखा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे जो साथी सांसद हैं उनमें अभी मैं सुन रहा था कि भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने वक्तव्य में ये कहा कि हम सभी सदन में उपस्थित साथियों को देश के सामने अगर कोई चुनौतियां वैश्विक चुनौतियों के कारण से आई हैं, वैश्विक समस्याओं के कारण से आई हैं, तो उनको मिलकर हमको सामना करना चाहिए। और अभी उसी की एक झलक हमारी बहन यहाँ बैठी थी, अभी उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया, सुप्रिया सुले जी ने। उन्होंने बहुत शांति से सरलता से बात को रखा। उनसे भी हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों को और अन्य राजनीतिक दलों के विपक्षी दलों के साथियों को सीखना चाहिए कि वक्तव्य सदन में किस प्रकार से रखा जाता है। मैं देख रहा था कि अभी हमारी डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर जो बातचीत चल रही थी, सदन में जो चर्चा चल रही है, उसमें अनेक लोग कोई जाति जनगणना की बात कर रहा है, कोई अन्य प्रकार की बात कर रहा है। अब वो अलग बात है कि सदन में भी हमारे ऐसे कई साथी हैं, सरकार ने तो जाति जनगणना स्वीकार कर ली, होने वाली है, पूरे देश में चलेगी। कई साथी तो ऐसे हैं कि उनको जब जाति का पैराग्राफ आएगा तो उसको भरने में भी ये लगेगा कि भाई कौन सी जाति भरे। अब खैर वो जाने, उनका काम है कि क्या लिखेंगे उसमें। महोदय, किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्था की परिपक्वता इस बात से पहचानी जाती है कि वह बदलती परिस्थितियों में अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करती है। बजट केवल आय या व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा का प्रतिबिंब भी होता है। आज हम वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरित मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया हमारे संसदीय लोकतंत्र की पारदर्शिता को मजबूत करती है, क्योंकि सरकार अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की स्वीकृति लेती है और हर रुपए के उपयोग की प्रति जवाबदेही रहती है। महोदय, इस दूसरे बैच के माध्यम से सरकार ने लगभग 2.81 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी है। इसमें से लगभग 2.01 लाख करोड़ का वास्तविक अतिरिक्त नगद व्यय है, जबकि शेष राशि विभिन्न विभागों की बचत और समायोजन से पूरी की जाएगी। यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि सरकार केवल खर्च बढ़ाने के लिए खर्च नहीं करती, बल्कि संतुलित और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के साथ विकास को गति दे रही है। वर्तमान में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में अभी चर्चा चल रही थी कि भारत की स्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से गुजर रही है। ऊर्जा का संकट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक मंदी की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा है और विकास की गति को बनाए रखा है। यह स्थिति किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि यह नीतिगत स्पष्टता और मजबूत आर्थिक प्रबंधन जो मोदी सरकार ने दिया है, ये उसी का परिणाम है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में भरोसे का केंद्र बन चुकी है। विदेशी निवेश बढ़ रहा है, विनिर्माण का विस्तार हो रहा है और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में भारत को एक अवसर के रूप में, आज पूरी दुनिया भारत को एक अवसर के रूप में देख रही है और यह विश्वास हमारी आर्थिक नीतियों की सफलता का प्रमाण है। सभापति महोदय, जब सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है तो उसका उद्देश्य केवल विकास दर बढ़ाना नहीं होता, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसी सोच के साथ सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण के कार्यक्रमों को मजबूत किया है। आज देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन देने का काम कांग्रेस पार्टी के समय में गरीबों के निवाले को छीनने का काम होता था। आज सरकार, मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को राशन देने का काम किया है। ये दुनिया का पहला अनुकरणीय उदाहरण है जो आज पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं कर पाया।
अध्यक्ष महोदय, अभी अनेक प्रकार की वैश्विक चुनौतियों के बारे में तो सरकार अपना लगातार बता ही रही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि भारत में कोई पैनिक नहीं। आम जनता को विश्वास है केंद्र की सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर, लेकिन किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दिए जा रहे हैं, लोगों को पैनिक किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के समय के चले आ रहे जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, वो आज भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और उनका नेटवर्क उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज पूरे देश भर में एक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब किसी देश की नीतियां गरीब की थाली की चिंता करती हैं, तभी वह सच्चे अर्थों में कल्याणकारी राज्य बनता है। महोदय, कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र जो है वो भारत की आत्मा है। देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। चूंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, तो मैं इन बातों के महत्व को समझता हूं। किन परिस्थितियों के अंतर्गत आज उनके परिस्थितियों के कारण जो हमारी रसायन उर्वरक हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हुई, लेकिन भारत सरकार ने किसानों को इसको बचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि किसान की लागत नियंत्रित रहे, उत्पादन प्रभावित न हो और खाद्य सुरक्षा मजबूत बनी रहे। मैं कहना चाहता हूं कि जब किसान का खेत सुरक्षित होता है, तभी देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होती है। महोदया, किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की प्रगति मजबूत बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। आज भारत में सड़क नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है और हवाई परिवहन का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इन परियोजनाओं का प्रभाव केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहता, यह निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। इसीलिए सरकार का यह निर्णय कि विकास परियोजनाओं को संसाधनों की कमी के कारण धीमा नहीं होने दिया जाएगा, अत्यंत सराहनीय है। महोदय, भारत की सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे ऐतिहासिक शहर और स्मारक न केवल हमारे इतिहास के प्रतीक हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसी संदर्भ में मैं अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी और आगरा की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आगरा और सीकरी में TTZ और NGT की बाध्यताएं हैं, जिसके कारण कारखाने और उद्योग लगाने में दिक्कतें आती हैं, वो नहीं लग पाते। आगरा और फतेहपुर सीकरी के जो ब्रज का एक बड़ा केंद्र है, जहां मथुरा भी है, अलीगढ़ भी है, हाथरस भी है, भरतपुर भी है, धौलपुर भी है, उनके आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि आगरा, फतेहपुर सीकरी, बटेश्वर, भरतपुर, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, इस पूरे क्षेत्र को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए, जिससे देश और दुनिया के पर्यटकों का आवागमन और बढ़े और वो स्थानीय रूप से वहाँ पे रुक सकें। उसके लिए अनेक प्रकार के नए प्रयोग और आयोजन भी किए जाएं। आगरा और फतेहपुर सीकरी में हमारे यहाँ जो कारीगर हैं, स्थानीय कारीगर जो हस्तशिल्प उद्योग को पर्यटन से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाए। आगरा और सीकरी के जो कारीगरों की कला है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी के जो कारीगर हैं, वहाँ से पूरी दुनिया में दरिया एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन उनको और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मैं ये सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि TTZ और NGT के कारण जो बाध्यताएं लगी हुई हैं, उसके लिए एक विशेष पैकेज की तैयारी केंद्र की सरकार के द्वारा भी की जाए और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाए कि विशेष परिस्थितियों के कारण TTZ और NGT की बाध्यताओं के कारण जो विकास का काम में रुकावट है, उसके लिए पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। IT का क्षेत्र, IT का हब आगरा को बनाया जाए और वहीं पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के अलावा वहाँ कोई दूसरा उद्योग और कारखाने नहीं लगाए जा सकते, उसके लिए भी बड़े अवसर प्रदान किए जाएं। उसी से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा और ये पूरा धौलपुर, भरतपुर
कि ये जो बेल्ट है, जो ब्रज कहलाता है, जिसमें भिंड भी आता है, मुरैना भी है, धौलपुर भी आता है, तो वहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मुहैया हो पाएंगे। मैं यही कहते हुए कि महोदय, आज जो प्रस्तुत अनुपूरक मांगे यह स्पष्ट करती हैं कि सरकार विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों को समान महत्व देती है। इन प्रस्तावों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, किसानों को समर्थन मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मजबूत होंगे। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को समर्थन प्रदान किया जाए। यही कहकर मैं अपनी बात को पूरी करता हूं और पुनः कहता हूं कि जो सुप्रिया सुले जी हमारी दीदी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने जो सुझाव और जिस प्रकार की व्यवहारिक बातचीत है उन्होंने की, शालीनता से बात रखी, कांग्रेस के साथी भी और अन्य दलों के लोग भी उनसे कुछ सीखें और उनका आचरण करें, जिससे सदन की मर्यादा भी रहे और देश की प्रगति भी आगे हो। धन्यवाद।